नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश भर में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 9 दिन की देरी से ही सही 24 जून को आए मानसून की उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में ही एंट्री हो चुकी है और इस तरह मानसून 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश के अब तक 38 जिलों में सामान्य से भी बेहद कम बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर और देवास में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आज खंडवा और हरदा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट भी है, जबकि धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में अति बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी चेतावनी जारी की जा चुकी है। आने वाली 24 घंटों में यहां 4 से लेकर 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ कई अन्य जिलों में आंधी बारिश भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब तेज हो चला है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो चला है और इसके असर से प्रदेश भर में आने वाले 5 दिनों तक अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर मानसून ने पूरे यूपी को कवर कर लिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है, आज सुबह से ही देखें तो लखनऊ से लेकर बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आगरा, मथुरा समेत तमाम 30 से भी ज्यादा शहरों में बादल छाए रहे और नाव में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि गलियों में ही पानी भर गया। घरों में बरसात का पानी घुसता हुआ भी नजर आया। कानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाला ही फट गया। इस तरह की बारिश के चलते हालात बने। सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आया। वहीं आसपास के 12 गांव इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। सभी 75 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जिलों में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। ओले और बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो कह सकते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र से आ रहा मानसून अब कहीं ना कहीं मानसून कवर करता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर क्षेत्रों को उसने कवर कर लिया है। वही मध्य प्रदेश में अभी भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर बात करें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को कवर किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि वहां पे तमाम जिलों में अब बारिश के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं तीनों राज्यों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के आसार हैं। पुष्पांजलि साहू इस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी रायपुर से जुड़ी हुई है। जी पुष्पांजलि, किस तरह के हालात है वहां पर इस वक्त? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पे प्रशासनिक कार्य जारी है, तो वही दूसरी तरफ इस वक्त देख रहे हैं जबरदस्त बारिश के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी आ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या अब कुछ सुधार देखने को मिलने वाला है? क्योंकि वो रायपुर जो गर्मी के समय में पानी के लिए त्राहिमाम करता है, वही रायपुर, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग इलाके, वहां पे वो पानी में जलभराव की स्थिति बन जाती है। क्या इस वक्त कुछ बदलाव किया गया? क्या तैयारी है वहां पे प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अभिषेक, छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राजधानी रायपुर से लेकर कई बड़े शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बारिश का सिलसिला है वो एक बार शुरू हो गया है और यानी कि 2 दिन पहले से ही ये बारिश शुरू हुई है। इससे पहले बारिश नहीं आई थी क्योंकि मानसून इस बार छत्तीसगढ़ में कम होगी ये अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि अब लगातार 2 दिन बारिश होगी और अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की, तो बस्तर दोनों संभाग में जो है भारी बारिश का जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन अगर बात करूं मध्य छत्तीसगढ़ की, तो मध्य छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो अभी सामान्य है। और अगर आपने कहा कि प्रशासन की क्या तैयारी है, तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, कृषि मंत्री हैं यहाँ के रामविचार नेताम ने साफ तौर पर कहा था कि हमने पूरी तरह से अनाज भंडारण कर लिया है, हम किसी भी तरह से जो आपदा आएगी उस पर निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं, तो राजधानी रायपुर में यहाँ के महापौर का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। हालांकि वो अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं दिखा है क्योंकि थोड़ी देर ही बारिश होती है उस पर ही कई जगह जलभराव की स्थिति बन जाती है। क्योंकि जो राजधानी रायपुर में ऐसे कई निचली बस्तियां हैं जहां पर पानी जलभराव हो जाता है और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका सीधा
सीधा असर जो है वो स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो अभी भी स्थिति बनी हुई है जलभराव की। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस पर धीरे धीरे काम अभी जारी है। जहां जहां जलभराव की स्थिति होती है उसका निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद उसका काम शुरू करवाया जाता है। और वहीं अभी बारिश राजधानी रायपुर में अगर मैं बात करूं तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में तेज और मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है। और साथ ही अनुमान ये भी जताया गया है कि यहाँ पर जो है बिजली भी तड़क सकती है, यानी कि गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसके लिए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि आप खुले मैदान में ना रहें या पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। ऐसी जगहों पर जहां पर बिजली गिरने की संभावना हो वहां पर वो ना खड़े रहें, कहीं बंद जगहों पर रहें। और अगर जैसे ही अगर बिजली तड़कती है या फिर गरज चमक होती है तो आप तुरंत ही कहीं अच्छी जगह पर या फिर सुरक्षित जगह पर जाकर अपना ढूंढ ले, हम जाकर वहां पर रह जाएं। तो ये पुष्पांजलि, खास तौर से इस समय में सबसे ज्यादा कह सकते हैं किसान जो रहते हैं कि खासतौर से प्राकृतिक खेती करने वाले, उनकी नजर रहती है इस पर कि बारिश की टाइमिंग क्या होती है। अब जो बारिश शुरू हुई, धान किसान का क्या रुख है इसको लेकर? क्या इस बार कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है? क्योंकि जबरदस्त बारिश का दौर उम्मीद की जा रही थी, पर जाहिर तौर पर मौसम विभाग द्वारा कहा गया कि इस बार बारिश थोड़ी देरी से होगी, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है खासतौर से धान किसानों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा धान संग्रह छत्तीसगढ़ से हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि छत्तीसगढ़ को जो किसान हित के लिए काफी माना जाता है, यानी कि किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर चावल की बुआई ज्यादा होती है। और चावल की बुआई में जायज सी बात है कि पानी ज्यादा लगता है। तो इसमें जो आधे से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो बारिश पर निर्भर होते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं। तो इस बार जो मौसम विभाग का जो अलर्ट आया था कि इस बार मानसून कम होगा, बारिश कम होगी, इससे चिंता बढ़ गई थी किसानों की, जिससे वो काफी परेशान हो गए थे। क्योंकि जायज सी बात है, अगर बारिश कम होगी तो जो खेतों में जो वन होते हैं यानी कि कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। जो धरती है वो पूरी तरह से गीली नहीं हो पाती है, इस वजह से जो कीड़े हैं वो लग जाएंगे या तो फिर फसल उनकी खराब हो सकती है। इस वजह से किसान जो है चिंतित थे। लेकिन पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही है उस पर किसान राहत की सांस ले रहे हैं कि आखिरकार बारिश हो गई है, क्योंकि अब जमीन जो है वो पूरी तरह गीली हो गई है, जिससे वो रोपाई कर सकते हैं और साथ ही धान की जो बुआई है वो अब शुरू कर सकते हैं। जी अभिषेक। निश्चित रूप से पुष्पांजलि की सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं कि जो आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि धान फिलहाल अंकुरित होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी बारिश हो गई, लेकिन ये अनुमान में जताया जा रहा है कि इस बार जो बारिश है वो कम काफी हो सकती है। और हमने देखा है कि जिस तरह से धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में किसान जो है वहाँ पे धान की खेती कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती बन गई है वहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती पर निर्भर है। ऐसे में धान अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन अगर पर्याप्त पानी नहीं मिला तो एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पुष्पांजलि। जी अभिषेक, ये एक बड़ी चुनौती तो है, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। क्योंकि अगर अगर मानसून ही नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगी, तो किसान काफी परेशान हो जाएंगे और उनका जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा और उनको धान बेचने में और उनकी आर्थिक स्थिति में सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं ज्यादातर वो धान की बुआई करते हैं और जब इसका बुआई होता है, कुटाई होता है, उसके बाद सरकार इसको खरीदती है, उस पे सरकार उनको पैसा जारी करती है, इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। लेकिन अगर फसल ही नहीं होगा, अगर बारिश ही नहीं होगी और फसल खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे या फिर धान में पीलापन आ जाएगा, तो सरकार भी उसे खरीदने के लिए एक बार कतराती है या सोचती है, क्योंकि उसे हम बाहर नहीं भेज सकते हैं उस चावल को, या फिर उसको यूज नहीं किया जा सकता। इस वजह से सरकार भी इस पर फिर निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान को जो है आर्थिक स्थिति उनकी जो है वो खराब होती दिख सकती है, क्योंकि बारिश अगर कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान काफी परेशान होंगे और उनका सीधा सीधा असर जो है आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जी अभिषेक। पुष्पांजलि ब्रनरी हमारे साथ, हमारे से सोमनाथ इस वक्त सीधा जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जी सोमनाथ, हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र से मध्य प्रदेश में मानसून जो है प्रवेश कर रहा है। क्या कुछ स्थिति वहां पर किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और वहां पर किस तरह से प्रशासन व्यवस्था संभाली है? शहरी क्षेत्र है, जाहिर तौर पर तमाम तरह की चुनौतियां खासतौर से मानसून के समय में निकलकर सामने आती है। हर साल प्रशासन के द्वारा वादे किए जाते हैं कि इस बार व्यवस्था बेहतर होगी, क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है?
देखिए बता दें, जबलपुर की अगर बात की जाए या पूरे मध्य प्रदेश की, अब लगातार झमाझम बारिश हो रही है, मानसून सक्रिय हो गया है। और बात की जाए, मौसम विभाग ने भी कहा है कि पूरे देश भर में अब बारिश शुरू हो जाएगी। तो जैसे भी अभी देखा जा रहा है, आज कल सुबह रात से ही पानी लगातार गिर रहा है, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। अभी कुछ देर के लिए बारिश थमी है, लेकिन मानसून लगातार अब सक्रिय हो गया है। और देखने में आ रहा है कि जिस तरह उमस भरी गर्मी थी, लगातार पानी का भी जल संकट बना हुआ था। लोगों को उम्मीद थी कि बरगी डैम भी का जल स्तर भी काफी नीचे जा रहा है, परियट जलाशय जितने भी है सभी नीचे जा रहे हैं। तो काफी जल संकट को लेकर भी काफी चिंता बनी हुई थी और किसानों के लिए भी काफी चिंताजनक बनी हुई थी कि इस बार क्या करेंगे, क्योंकि पानी की समस्याएं भी लगातार बनी हुई थी। तो अब ये देखा है कि मानसून सक्रिय और अच्छी बारिश हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग बताते हैं कि क्या समस्या। बताएं भाई साहब, जो अभी पानी गिर रहा है कैसा लगा? तो अभी 6-7 दिन से बहुत उमस चल रही थी और इस बार ने अच्छा मानसून आ गया है, अच्छा बारिश हो रही है और पानी की तराई हो रही थी। बरगी डैम भी सूखने की कगार में था, मतलब कम पानी हो रहा था वहाँ। परियट जलाशय भी कम हो रहा था, उसमें बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब मानसून सक्रिय होने के कारण पूरे इंडिया में झमाझम बारिश हो रही है और ईश्वर के करम से वो अच्छे हो गए। किसानों को भी गन्ने की फसल में बहुत उसमें मदद मिलेगी। गन्ना उन्होंने लगाया है, इसके गन्ने में बहुत अधिक पानी की मात्रा होना चाहिए, तब जाके गन्ना अच्छी लेवल। धान के लिए क्या कहेंगे? धान के लिए भी बहुत अच्छा पानी गिर रहा है ये, और अगर पानी नहीं गिरता तो धान की फसल, गन्ने की फसल, ये बहुत इसमें दिक्कत आती। अब किसानों ने भी राहत की सांस ली है और आगे भी इंशाल्लाह किसान राहत की सांस। सोमनाथ, जल संवर्धन संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है? देखिए, अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो लगातार जो जिस तरह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो किया जा रहा है, उसके लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बीच में बैठक की गई है, नगर निगम द्वारा भी किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये किया गया जो सरकारी संस्थान है, स्कूल कॉलेजेस है, वहां पर ये सिस्टम लगाने का तैयारी पूरी की गई है और काम भी चल रहा है। अब देखना है कि उसमें जमीनी हकीकत कितना काम हो चुका है, क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो गई है। अब इससे पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कितने प्रतिशत हुआ ये अभी नहीं कह सकते। कुछ जगह हुआ था, कुछ जगह अभी भी इस तरह के काम नहीं हुए। तो लगातार जल बचाने का प्रयास लगातार किए जाना है। और जिस तरह प्रशासन और सरकार के बताया गया था कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सभी को लगाना अनिवार्य है, तो अभी ये देखना है कि कितना काम हुआ है। तो जिस तरह अभी मौसम में बदलाव, जो पानी लगातार गिर रहा है, तो उम्मीद ये है कि इस बार अच्छी वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा जबलपुर में भी सीवेज को लेकर प्रॉपर वहां पे नालियों को लेकर कार्य किया जा रहा है वहां पे, ताकि कि किस तरह की वाटर ब्लॉकेज ना हो। लेकिन किस तरह के कितना काम वहां पे अभी जबलपुर, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का और एक बड़ी आबादी वहां निवास करती, खासकर शहरी क्षेत्रों में, तो वहां पे जल निकासी को लेकर, और ये सिर्फ सीवेज की बात नहीं है, जब बारिश होती है तो वहां पे अत्यधिक जल भराव होता है, उसको लेकर किस तरह से व्यवस्थापन किया गया है, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है नगर निगम के लिए। देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर के जो नगर निगम प्रशासन, जरा सी बारिश के बाद उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि लगातार जो सिस्टम इनने नालियां बनाई हैं, जो नाले का पानी निकासी का जो सिस्टम बनाया गया है, वो काफी व्यवस्था है उसकी खराब नजर आती है, क्योंकि प्लानिंग के साथ नहीं बनाई गई है। पहले सड़क बना दी जाती है, फिर नाली बनाई जाती है, या फिर उसके बाद फिर केबल डाली जाती है, तो जिससे नालियों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। तो इसकी वजह से लगातार देखने आता है कि जल भराव लगातार बढ़ जा रही है। और नालों की अगर बात की जाए तो सफाई का काम बहुत धीमी गति से हर साल किया जाता है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो ठेकेदार है वो इंतजार करता है कि किस तरह जब तेज बारिश हो और नाला अपने आप ही साफ हो जाए। तो इस तरह ये भ्रष्टाचार लगातार इसमें दिखता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। पूर्व में भी अगर नाव चलाने की नौबत जबलपुर में आई थी, तो ऐसा लग रहा है अगर तेज 2 दिन लगातार 24 घंटे अगर लगातार बारिश हो जाता है तो जबलपुर में नाव जरूर चल जाएगी। जी, ज़ाहिर तौर पे एक गंभीर मामला है कि वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि
शहर में निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन वहां पे अव्यवस्था की भी एक मदसूर कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है सालों साल देखने को मिल रही है। दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उस पर काम उस तरह से किया नहीं जा रहा जिस तरह के दावे महापौर के द्वारा या फिर वहां निगम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पर खैर, अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हम एक दिन पहले भी आपसे यही बात कर रहे थे कि पूर्वी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश कर रहा है और ज्यादातर जिलों का मानसून कवर कर चुका है। क्या कुछ देख रहा है वहां पे? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां वहां पर? निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिले में मानसून पहुंच चुका है और झमाझम बारिश हो रही है। बहराइच की अगर आज से इसकी बात की जाए तो बहराइच जिले में के आसपास के जो जिले हैं वहां मौसम की रफ्तार थोड़ी सी फीकी पड़ी है, क्योंकि दिन के समय तेज धूप होती है, हवाएं चल रही है। जैसे जैसे सूर्य ढलता है, शाम होती है, रात के वक्त बूंदाबांदी होती है। कहीं कहीं जंगल के इलाके वहां तेज बरसात हो जाती है। तो मानसून ने पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है और झमाझम बरसात हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सिद्ध हुई और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बरसात हो रही है। बात की जाए नदियों की बात की जाए तो नदियों के जलस्तर भी अब बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो अलर्ट है। सभी जो जिलाधिकारी अपने तहसीलों के एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो या लेखपाल हो, उनको अलर्ट पे रखे हुए हैं कि वो नदियों की मॉनिटरिंग करे। जो बाढ़ क्षेत्र बनाए गए हैं, आपदा प्रबंधन के जो केंद्र बनाए गए हैं, उनको 24 आवर से अलर्ट पे रखा गया है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां इस वक्त मानसून की दस्तक के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। अभिषेक, जाहिर तौर पर विनोद, कहीं ना कहीं आम शहरी लोगों को वहाँ पे राहत मिलती हुई इस बारिश से, लेकिन एक बड़ी जो कह सकते हैं कि चुनौती है वहाँ पे पशुपालन विभाग के द्वारा वहाँ पे जो पशु चिकित्सालय चलाए जाते हैं, खास तौर से इस मौसम में जो संक्रामक बीमारियां फैलती है, चाहे गलघोटू हो या लंगड़ा बुखार हो, जो मवेशियों में खास तौर से फैलना शुरू हो जाता है, क्या उसको लेकर इस बार भी कुछ तैयारी की गई? पिछली बार भी कहा गया कि हमने विस्तृत तौर पे वहाँ पे जो है तैनात किया था वहाँ पे चिकित्सकों को, इंजेक्शन से लेकर दवाइयों को लेकर। कुछ तब्दीलियां वहाँ देखने को मिली क्योंकि बहुत ही सीमित बजट होता है उसके लिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि खुद इसकी जो मॉनिटरिंग कर रहे थे पशुधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो जिम्मेदारियां जरूर निर्वहन करना चाहिए, लेकिन रफ्तार जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। हम बहराइच की ही बात कर लेते हैं। बहराइच हो, श्रावस्ती हो, गोंडा बलरामपुर हो, यहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, सीबीओ हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए ग्रामीण अंचलों में, या जो गौशाला बनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता गौओं को संरक्षण करने की है, तो वहां तो व्यवस्थाएं गौशालाओं में दिखाई देती है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं कि कैसे उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, समय समय उनको टीके लगवाए जा रहे हैं या नहीं लगवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब काम करने की जरूरत है। ऐसे में हमारा ये इस समय हमारा चैनल भी अधिकारियों से अपील करता है कि समय रहते हुए, क्योंकि जैसे जैसे जुलाई में और बरसात बढ़ेगी तो बीमारियां भयंकर रूप लेंगी। हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि आज हमने सीबीओ बहराइच को टेलीफोन किया था तो उनका नंबर व्यस्त बताया जा रहा था। ऐसे में अभी बहराइच में जो रफ्तार है वो काफी फीकी नजर आ रही है। अभिषेक विनोद, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मौसम में तब्दीली आ रही है, ऐसे में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, जहां पर CSCs जो होते हैं, वहां पे इलाज कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सब घातक होता है, डायरिया बहुत तेजी से फैलता है। डायरिया और हैजा बहुत तेजी से वहां पे फैलता है और ये हर साल हमें देखने को मिलता है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पे पानी जो होता है वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होता है। कुएं से पानी निकालते हैं वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है और तमाम तरह की अन्य समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और सरकारी अस्पतालों की क्या तैयारियां है, दवाइयां कितनी उपलब्ध कराई गई, उसको लेकर क्या तैयारी है, और खासतौर से अनाज का भंडारण भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती। निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा गाँव में बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि गांव में गंदगियां रहती हैं, क्योंकि लोग खेती किसानी का काम करते हैं, बच्चों में गंदगी जो है बीमारियां फैलती है, बुजुर्गों में फैलती है। आशा बहुएं जो गांव की जो आशा दीदी हैं वो लोगों को जागरूक करती हैं, लेकिन अस्पतालों के हालात इस वक्त बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में जो दवाएं होनी चाहिए, चाहे वो जो इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, पैरासीटामॉल का भी इस वक्त अभाव उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नजर आ रहा है। तो इस वक्त अस्पतालों को थोड़ा एक्टिव करने की जरूरत है और सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
मानसून ने करवट ले ली है, मानसून आ गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में समय रहते बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ अस्पतालों में विनोद पूर्वांचल का एरिया जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और एक घना ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे, और आमतौर पर वह प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर होता है। और कई हमें ये भी देखने को मिला है कि कई वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो फिटकरी से कहीं ना कहीं पानी को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे ये भी समस्या खड़ी हो जाती है कि जिन लोगों के पास अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो फिर वो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, पर वहां भी समस्या खड़ी हो जाती है कि वहां पे बारिश में चूल्हे और लकड़ी और कंडे जो है वो भीग जाते हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि पिछले बार जो घटनाएं हुई थी इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित हुए थे और सभी जिलाधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसी समस्याएं दोबारा ना आने पाए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की फटकार अगर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, और इस मौसम में क्योंकि मानसून की जो आफत आएगी उसमें उन लोगों को कितना राहत पहुंचाते हैं, ये तो अभी देखने की बात होगी। अभिषेक ओवर टू। जाहिर तौर पर मानसून कह सकते हैं कि एक तरफ राहत लेकर आता है तो कहीं ना कहीं आफत भी लेकर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से कहीं ना कहीं तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बारिश अपना आगमन कर चुकी है। जाहिर तौर पर किसान कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हैं। बुआई का समय वहां पे प्राकृतिक खेती जो आगे बढ़ाने वाले, खासतौर से धान की खेती को लेकर तो आगे बढ़ते हुए, लेकिन इन सब के साथ साथ एक बड़ी चुनौती वहां पे है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी। और क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र भी अब बच्चों का शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वहां पर बच्चे जो स्कूल जाने वाले, खासतौर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर आवाजाही के लिए किस तरह की व्यवस्था है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर प्रशासन को ध्यान देना होगा किस तरह से कार्य करे और किस तरह से सुरक्षात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपनाया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे आनंद टीवी। नमस्कार।